अभी हम सब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? रेडियो एक्टिविटी। क्या बच्चा? रेडियो एक्टिविटी, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता बच्चा कि आखिर रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी से आप क्या समझते हो? सुनोगे ध्यान से। हे बच्चा, हम सब ऐसे बोलेंगे कि द फेनोमेना ऑफ, द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन फ्रॉम एन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ना लो, एक मिनट समझाता हुआ। मैंने क्या बोला कि यह एक ऐसा घटना है, यह एक ऐसा घटना है जिससे क्या होता है? एक्टिव रेडिएशन हमेशा क्या होता है? निकलते रहता है। अब सवाल आता है एक्टिव रेडिएशन क्या होता है सर? अल्फा, बीटा और गामा, है ना। यह एक ऐसा घटना है जिसमें किसी एलिमेंट से, है ना, किसी एलिमेंट से हमेशा अल्फा, बीटा, गामा निकलते रहता है। इस घटना को हम सब कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। घटना हो रहा है और जो एलिमेंट से एक घटना होता है उस एलिमेंट को हम सब क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपको सुना होगा भाव कि रेडियम का नाम सुना होगा। रेडियम जो बैंड पहनते हैं हाथ में या फिर कार वगैरह में रेडियम लोग लगाते हैं ना बुआ, वो रेडियम देखा होगा हमेशा चमकता है, अंधेरे में चमकता है। होता क्या है? उस रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे हमेशा अल्फा, बीटा, गामा निकलते रहता है ना बुआ। तो इसीलिए उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। मींस रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा घटना है जिससे किसी एलिमेंट से हमेशा अल्फा, बीटा, गामा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रेडिएशन, हमेशा निकलते रहता भाव। इस घटना को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। मैं लिखता हूं फिर और समझाता हूं भाव। ऐसे बोलेंगे कि द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन from an element is called क्या रजबू? is called radio activity and the element exhibiting this property is called क्या बबुआ? is called रेडियो एक्टिव एलिमेंट। थोड़ा सुनोगे ध्यान से। हम का लिखा करजबू सुना राजा कहता है कि द फेनोमेना ऑफ इमिशन, माने एक घटना, इसमें क्या होता है? निकलता है। का निकलता है भाई? एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन मींस क्या? अल्फा, बीटा, गामा। यह एक ऐसा घटना है जिससे क्या निकलता है? अल्फा, बीटा, गामा निकलता है ना। फ्रॉम एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट से अल्फा, बीटा, गामा निकलता है। इसको, उस घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एंड द एलिमेंट एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी, और वह एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को रखता है, इस प्रॉपर्टी को रखता है मींस अल्फा, बीटा, गामा निकालता है, उस एलिमेंट को क्या बोला गया है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला गया। बोलो क्लियर बात? बिल्कुल। हे बच्चा, थोड़ा समझते हैं रियल में होता क्या। एग्जाम्पल में क्या क्या बोलोगे बताओ? एग्जाम्पल में बोलेंगे रेडन, यूरेनियम और क्या बच्चा? रेडियम। ये सब तुम्हारा क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सबसे अल्फा, बीटा, गामा क्या होगा? निकलेगा करजबू। जैसे देखो, इसको मैं दिखाता हूं आप फिगर से, जरा ऑब्जर्व करिएगा। एक प्लेट बउआ इधर एक्सपेरिमेंट भी ऐसा किया गया था। एक प्लेट यहां लिया बच्चा और दूसरा प्लेट कहां लिया बउआ? यहां लिया जी। इस वाले प्लेट पे क्या दिया गया बच्चा? नेगेटिव वाला चार्ज दिया गया और इस वाले प्लेट पे क्या दिया बच्चा? प्लस वाला चार्ज को दिया गया। और क्या अब बताओ, इस वाले प्लेट पे प्लस, इस वाले पे माइनस, और यहां पे क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ क्या? और उसके बाद यूरेनियम का सैंपल और रेडियम का सैंपल, रेडियम किसी एक एलिमेंट को यहां पे रख लिया गया, यहां पे रख लिया गया। मान लो ये यूरेनियम है बच्चा, मान लो ये यूरेनियम सैंपल, ठीक है।
ये क्या है बबुआ, यूरेनियम का सैंपल। जैसे यूरेनियम को रखा ना तो क्या क्या दिखा, कुछ रेस कहां भाव, नेगेटिव वाला प्लेट की ओर भागना शुरू कर दिया। कुछ रेस कहां, नेगेटिव वाला प्लेट की ओर जाना शुरू किया बुआ, और कुछ रेस कहां, पॉजिटिव वाला प्लेट की ओर जाना शुरू कर दिया। और कुछ रेस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, एकदम सीधा क्या हो गया, निकल गया। तो आप ही मुझे बताओ, अगर नेगेटिव की ओर आया है रेस तो पक्का हो ना हो इस रेस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो रेस नेगेटिव की ओर आया उसको क्या बोला गया, अल्फा रेस। क्या बोला गया, अल्फा रेस। और जो रेस पॉजिटिव की ओर गया, जो प्लस की ओर गया, तो हो ना हो ये नेगेटिव होगा ता ना बुआ, अरे नेगेटिव होगा ता ना करे जब प्लस वाला प्लेट अपनी ओर खींच लिया गया तो इसको क्या बोला गया, बीटा रेस। और आपको पता है कि अल्फा के पास ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा के पास क्या बुआ, ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज होता है कि ना होता है, बिल्कुल होता बुआ। और बीटा के पास क्या होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बीटा किसके बराबर माना गया बुआ, इलेक्ट्रॉन के बराबर माना गया है। वेरी गुड। तो इसको बोला अल्फा, इसको बोला बीटा। और कुछ रेस में कोई डिफ्लेक्शन ना, चुपचाप सीधा कोली में जा रहा है, इसको क्या बोला गया बुआ, गामा रेस। क्या बोला गया, गामा। इसी घटना को हम क्या बोले, रेडियो एक्टिविटी। याद रखिएगा, सारे एलिमेंट से नहीं, कोई खास एलिमेंट, और उस खास एलिमेंट कौन सा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। क्या, अल्फा बीटा और गामा निकलता है। तो याद रखना, एक बात और याद रखना बच्चा, अगर किसी एलिमेंट से, मैं अभी भी कहा आपसे कि अल्फा के पास ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज और बीटा क्या, इलेक्ट्रॉन के बराबर। मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं, जवाब देना आप लोग, है ना बुआ। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस समय अपने मन के अंदर से जवाब देना। बाओ, अगर कोई एलिमेंट है बच्चों उसमें से अगर एक अल्फा निकल गया तो बताओ, एक अल्फा निकला तो अल्फा के पास चार्ज को क्या, दुगो होता है, दुगो प्रोटॉन होता है। तो एक अल्फा निकला तो कै गो चार्ज हुआ, दुगो चार्ज क्या हो गया, निकल गया। यानी कि इस एलिमेंट पर क्या, दुगो चार्ज में क्या आ गया, कमी आ गया। दुगो चार्ज में क्या, कमी। और आपको पता है कि चार्ज का दुगुना क्या होगा, बताओ, चार्ज निकला दुगो तो मास कितना हो गया, 4। अगर किसी एलिमेंट से एक अल्फा निकलता है तो चार्ज कितना, दुगो चार्ज कम गया तो मास कितना हुआ, 4 गो मास कम गया। क्या हुआ, 4 गो मास। यानी इस एलिमेंट से, यानी इस सब्सटेंस से अगर एक अल्फा निकला तो चार्ज में 2 कमी और मास में 4 कमी हो गया। बोलो हुआ कि नहीं, बताओ। मैंने अभी भी कहा कि अल्फा के पास ट्वाइस प्लस चार्ज होता है क्या, ट्वाइस क्या होता है, प्लस। और मास क्या होता है, चार्ज का दुगुना। चार्ज जितना निकला उसका दुगुना क्या होता है, मास। पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास जो होता है चार्ज नंबर क्या होता है, वो दुगुना होता है। तो बताओ, मास अगर, सॉरी, चार्ज अगर एक अल्फा निकला है, ये ऐसे याद रखो, किसी एलिमेंट से मान लो अगर एक अल्फा निकला मतलब चार्ज में इस एलिमेंट में दुगो क्या आ गया, कमी आ गया। और मास में कितना कमी आ गया, 4। क्लियर है। अगर किसी एलिमेंट से एक बीटा निकलता है तो बीटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर एक बीटा निकला माने एक इलेक्ट्रॉन निकला, आपको पता है किसी बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहां प्रोटॉन छोड़ के आता है। तो इस एलिमेंट से अगर एक बीटा निकला है और एक प्रोटॉन यहां पे छोड़ दिया, इसमें बीटा निकलेगा तो क्या होगा, चार्ज में क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक चार्ज बढ़ जाएगा और मास में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि बुआ इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, बीटा का मास जो होता है ना, 1/1836 ऑफ मास ऑफ क्या, प्रोटॉन। राजबू, प्रोटॉन का मास का 1/36 बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है, इतना छोटा है, कितना छोटा, इतना छोटा राजबू, इसको ना भी लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी मास में कोई खास बदलाव ना होता है। यानी याद रखिएगा, अगर किसी एलिमेंट से एगो बीटा निकलेगा तो चार्ज क्या करेगा, एगो उस एलिमेंट पे चार्ज एगो बढ़ावेगा, क्योंकि बीटा निकला मतलब इलेक्ट्रॉन निकला बच्चा, और इलेक्ट्रॉन निकला मतलब वहां एगो प्रोटॉन छोड़ के आया। याद रखोगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी एक एलिमेंट से, किसी एलिमेंट से एक अल्फा निकला तो चार्ज में कितना कमी कर दिया, 2 गो चार्ज में कमी कर दिया, और मास में कितना कमी किया, 4। क्लियर। अगर किसी एलिमेंट से एक बीटा निकला तो उस एलिमेंट पे चार्ज क्या, एगो बढ़ जाएगा और मास में कोई बदलाव नहीं होगा। बोलो क्लियर। अब पूछो सर गामा निकले तो क्या होगा सर, अरे गामा न्यूट्रल होता है, गामा निकलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो मास बदलेगा ना तो चार्ज बदलेगा। बोलो क्लियर है। ओके बच्चा,
चलिए याद रखिए, इस बात को आगे काम आएगा, ठीक है। देखिए अभी हमारा सवाल है कि भाई रेडियो एक्टिविटी का यूनिट्स क्या क्या होंगे। सवाल है यूनिट्स ऑफ, यहां करता हूं यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हे बचवा, रेडियो एक्टिविटी का क्या क्या यूनिट हो सकता है। सबसे पहला होता है क्यूरी। कौन री? क्यूरी को शॉर्ट में हम लोग CI बोलते हैं। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या था, वो क्यूरी होता है। तो बताओ 1 क्यूरी बराबर कितना होता है? 3.7 गुना 10 के पावर 10 डीके पर सेकंड। याद रखिएगा बच्चा, 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10 के पावर 10 डीके पर सेकंड होता है। दूसरा इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या? बैक बैरल। क्या होता है? बैक बैरल। क्या होता है? बैक बैरल। शॉर्ट में बोलेंगे BQ। क्लियर? ऐसा यूनिट है बुआ, रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा? बैक बैरल। एक बैक बैरल बराबर होता है 1 डीके पर सेकंड। अब बोलोगे बैक बैरल क्या? जानते हो रेडियो एक्टिविटी का खोज बैक बैरल सर ही किए थे। रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था? बैक बैरल सर ही किए थे। और कब किए थे? लगता है 1896 के लमसम में, है ना, एक खोज किए थे। कौन? बैक बैरल सर। ठीक है, क्लियर बात? ये हो गया हमारा क्या? रेडियो एक्टिविटी का यूनिट्स हो गया। क्लियर? बोलो बात समझे? इसका एक और होता है रदरफोर्ड भी होता है। क्या होता है? रदरफोर्ड भी होता है। रदरफोर्ड होता है। 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10 के पावर 6 डीके पर सेकंड होता है। क्या होता है? 10 के पावर 6 डीके पर सेकंड होता है। ठीक है, ये सब यूनिट से याद रखिएगा। ठीक है, इसका खोज रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी कौन किया बच्चा? बैक बैरल। मैं लिख देता हूं रेडियो द, है ना, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कौन? बैक बैरल। कौन बच्चा? बैक बैरल सर ने रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे। बोलो क्लियर है? इसको फटाफट आप सब नोट करिए वो। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लिए। ओके, मैं मिटा दूं। चल बच्चा, अब देखिए, अब हमारे पास आएगा कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब कहेगा ये क्या बोल रहे हैं सर, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन? मेरा बच्चा थोड़ा बात को समझोगे। अभी मैंने कहा किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है, तो कुछ ना कुछ चार्ज में कमी हो रहा है ना बुआ? मास में कमी हो रहा है। किसी में चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? अभी बताया था अगर एक अल्फा निकला तो चार्ज में 2 कमी और मास में 4 कमी। एक बीटा निकला, चार्ज 1 बढ़ जाएगा और मास में कोई कमी नहीं। गामा निकलेगा तो कोई बदलाव नहीं ना मास में ना चार्ज में। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन में क्या हो गया? अभी समझते पहले लोग। सवाल है स्टेट लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन समझते हो के बाबू? देखो, इंटीग्रेट करना में क्या होता है? छोटे छोटे मिलके बढ़ना। और डिस लगा दिया मैं, डिसइंटीग्रेशन में क्या हुआ? छोटे छोटे में बटना। क्या हुआ? छोटे छोटे अल्फा बीटा गामा में निकल रहा, क्या ऐसा बट नहीं रहा बच्चा? तो डिसइंटीग्रेट करना में क्या हो गया? बर्बाद होना, लॉस होना। क्या होना? बर्बाद होना, छोटे छोटे भाग में बटना। दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन, है ना? तो अभी सवाल है स्टेट लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। मींस किसी भी एलिमेंट से, किसी भी नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा बीटा गामा निकलता है तो आखिर इसके नियम क्या है? कौन कौन से नियम के तहत अल्फा बीटा गामा का एमिशन होता है? मींस किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन में क्या होना? लॉस होना, बर्बाद होना। अल्फा बीटा गामा निकल रहा है तो मास में तो कमी हो रहा है, चार्ज में कमी हो रहा है, यानी उस एलिमेंट का क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? उस एलिमेंट का क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन, माने लॉस हो रहा, बर्बाद हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका लॉ क्या है सुनिएगा। सबसे पहला लॉ है बच्चा कि रेडियो एक्टिविटी का घटना जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, मींस लगातार होने वाला घटना है। तो पहला नियम बोलेंगे
कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे डिपेंड नहीं करता। अब रेडियम है भाई, तो खुश भी रहेगा दुख भी रहेगा तो अल्फा बीटा गामा निकलते रहेगा, मींस वो हमेशा जलते रहेगा, बढ़ते रहेगा। कौन? रेडियम ना क्या। तो पहला नियम कहता है पहला कहता है कि रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस, मींस लगातार होने वाला घटना है। इसका टेम्परेचर से प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता। अल्फा बीटा गामा निकलते रहेगा। रेडियम तो रख ले है, दुखी भी है तो अल्फा बीटा गामा निकलते रहेगा। ये लगातार होने वाला घटना है। पहला अल्लाह है बच्चा, ऐसे बोलेंगे कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which does not depend on external factor like temperature एंड प्रेशर। बोलो क्लियर है? बिल्कुल बच्चा। सेकंड लॉ सुनोगे, सेकंड लॉ में ऐसे बोलते हैं भाव कि एट अ टाइम, किसी खास टाइम पे, है ना, बोलेंगे ऐसे एट अ टाइम, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, इमिट्स वन अल्फा पार्टिकल वन बीटा पार्टिकल, है ना। किसी खास टाइम पे, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से डायरेक्ट सब एक ही बार नहीं निकलता है। पहले अल्फा निकला, फिर बीटा निकला, और गामा क्या हो गया? पीछे पीछे फॉलो करता है। तो हम सब ऐसे बोलेंगे कि एट अ टाइम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स वन अल्फा पार्टिकल और वन बीटा पार्टिकल एंड द गामा रेज फॉलोज द पाथ ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब ऐसा कभी नहीं होगी अल्फा बीटा साथ निकलेगा, ऐसा नहीं होता। फेरा फेरी, डू यू नो फेरा फेरी? फेरा फेरी निकलता है, माने अल्फा निकला, फिर बीटा निकला, फिर गामा क्या आ गया? पाछे पाछे। तो ऐसे सेकंड लॉ में बोलेंगे बाओ कि एट अ टाइम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन इमिट्स वन अल्फा पार्टिकल और वन बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ अल्फा एंड बीटा। किसी खास टाइम पे, है ना, अल्फा निकलेगा, फिर पीछे बीटा आएगा, फिर गामा क्या आएगा? पीछे पीछे आएगा। बहुत तीनों या दोनों एक साथ कभी नहीं निकलता है। तो कहता है बाओ कि एट अ टाइम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स वन अल्फा पार्टिकल और वन बीटा particle and gamma particle and gamma rays follows the path of क्या बचवा? follows the path of अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा के पीछे पीछे गामा आता है। ये सेकंड लॉ हो गया, बहुत सेकंड नियम हो गया ना। तीसरा सुनोगे ध्यान से, जो अभी मैंने डिस्कस आपके साथ किया था, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बच्चा कि बताओ अगर किसी एलिमेंट से एक अल्फा निकल जाएगा तो चार्ज में क्या होगा? 2 कमी, मास में क्या होगा? 4 कमी। अब बताओ कोई एलिमेंट है भाव, उसका चार्ज भाई है, मास भाई है, अब 2 चार्ज कम गया, तो बताओ नया एलिमेंट का निर्माण होगा नहीं? अरे क्या बात कर रहा है बुआ? मान लो सिंपल सी बात, एग्जांपल सोडियम कहता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है भाव, अब 2 चार्ज कम जाएगा, तब कितना हो जाएगा? 9 हो गया। अब ये सोडियम नहीं रहेगा, कोई और हो जाएगा, कोई और एलिमेंट बन जाएगा। हालांकि सोडियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है ना। मैं सिंपल एग्जांपल लिया, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से अगर एक अल्फा निकलता है तो नया एलिमेंट का निर्माण हो जाता है और उस एलिमेंट का चार्ज में 2 कमी होगा और मास में 4 कमी होगा। अगर किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से एक बीटा निकलता है तब भी नया एलिमेंट का निर्माण होगा जिसका चार्ज एक क्या होगा? बढ़ जाएगा और मास में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो हम लोग तीसरे लॉ में लिखेंगे भाव, ऐसे बोलेंगे हाँ कि द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिजल्ट इनटू formation of new element whose charge is क्या? decreased by 2 and mass number is
मास नंबर इज डिक्रीज बाय क्या बच्चा 4। ना समझ ला बबुआ। अरे अभी ये तो हम कहें किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर एगो अल्फा निकलता है यानी कि दुगो चार्ज कम गया, मास 4 को कम गया, तो बताओ वो नया एलिमेंट बना कि नहीं बना? वो नया एलिमेंट बन गया है ना बुआ। वो क्या बन गया? नया एलिमेंट का निर्माण हो गया। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 4 ऐसे बोलेंगे कि द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ क्या बबुआ? न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट हुज बताओगे चार्ज इज इंक्रीज बाय 1 उरियवा चार्ज इंक्रीज बाय 1 एंड मास रिमेन्स अनचेंज्ड। मास रिमेन्स अनचेंज्ड, मास में कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने आपसे अभी अभी कहा इस वाले को समझना है, इसको भी समझना पाओ। किसी एलिमेंट से मैं लिखा था इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट से आना, किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से अगर एक अल्फा निकलता है तो चार्ज में 2 कमी, मास में चार्ज कमी, 4 कमी, यानी नया एलिमेंट का निर्माण हो गया ना? हो गया वाह बिल्कुल। अगर बीटा निकलता है फिर भी नया एलिमेंट का निर्माण होगा, लेकिन उस एलिमेंट का चार्ज एक क्या होगा? बढ़ जाएगा, मास में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर? अब चार्ज एक बढ़ जाएगा तो नया एलिमेंट बन जाएगा, इसका चार्ज एक बढ़ गया नहीं बढ़ गया क्या? बिल्कुल। अच्छा जी, नंबर 5 पांचवा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पांचवा में कहता भाव ऐसे बोलेंगे हाँ कि द नंबर ऑफ एटम, पर सुनिएगा, द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड per second is directly proportional to the number of atoms present in the डरनामत बता रहे हैं, present in the sample at that instant। सुन रजबू, इसको समझना पड़ेगी ध्यान से। मेरे ख्याल से ये समझ गया, रेडियो एक्टिविटी लगातार होने वाला घटना है ना? ये है किसी खास टाइम पे या तो एक अल्फा निकलेगा या एक बीटा निकलेगा और गामा क्या पीछे पीछे आएगा। फिर कहता है इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलिमेंट। किसी है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर अल्फा निकलता है तो नया एलिमेंट का निर्माण होगा जिसका चार्ज क्या होगा? 2 घट जाएगा और मास क्या 4 घट जाएगा। फिर कहता है इमिशन ऑफ बीटा, अगर बीटा निकलेगा तो नया एलिमेंट का निर्माण होगा जिसका चार्ज क्या 1 बढ़ जाएगा, लेकिन मास में कोई बदलाव नहीं होगा। बोलो क्लियर है? अब लास्ट वाला समझिएगा कि द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड। किसी है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो नंबर ऑफ एटम जो बर्बाद हो रहा है पर second is directly proportional to the number of atoms present in the sample at that instant। जिस इंस्टेंट पे हम है ना, जिस इंस्टेंट पे जितना एटम्स बचेंगे उसी का प्रोपोर्शनल। सिंपल बात कर रहा है वो, देखो मैं लिखता हूं पहले, माइनस dn बटा dt बराबर क्या है? प्रोपोर्शनल टू n। अब समझते भाव क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड, मींस पर सेकंड जितना एटम क्या हो रहा है? बर्बादी हो रहा है। तो बताओ ये dn बटा dt क्या है? बोल तो dn क्या है? स्मॉल एटम्स, n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। dn क्या है? स्मॉल एटम में बर्बादी, और dt क्या? पर सेकंड। ये क्या पढ़ोगे? नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड, है ना? ये नंबर ऑफ एटम क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है, और ये टाइम है dn। अब d लगा दिया क्या भाई? ये d क्या? एलिमेंट्री के लिए, छोटा के लिए हम सब d। अब एक ही बार क्या ढेर सा होता है क्या? थोड़े थोड़े ना भाव, अल्फा बीटा गामा निकल के थोड़े थोड़े एटम का लॉस में खराब हुआ। तो क्या है? dn बटा dt को हम सब क्या बोलेंगे बताओ? नंबर ऑफ एटम्स पर सेकंड, है ना बुआ? नंबर ऑफ एटम बर्बाद हो रहा है पर सेकंड, उसको हम क्या बोला? dn बटा dt। लेकिन कहता है कि द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे जितना बच रहा होगा उसी का प्रोपोर्शनल। मतलब माइनस क्यों लगा है? क्योंकि
एटम्स क्या हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, वो माइनस। इसको क्या पढ़ोगे बताओ बताओ बताओ, इसको ऐसे ही पढ़ दो, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम और इनिशियल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। तो एन क्या है बच्चा बताओ, एन जो है उस इंस्टेंट पे जितना एटम बच रहा है वो हम इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम रिमेन्स अनडिकेड, माने जिसका बर्बादी नहीं हुआ, जिसका लॉस नहीं हुआ, जो बच रहा है ना वो कौन है, एन है। अब मैं लिख देता हूं एन क्या बचा, एन बराबर क्या, नंबर ऑफ एटम रिमेन्स अनडिकेड, रिमेन्स क्या अनडिकेड, अनडिकेड मींस क्या, जिसका बर्बादी नहीं हुआ है, जिसका लॉस नहीं हुआ, जितना बच रहा है, जितना बच रहा है वो क्या है तुम्हारा एन है। क्या बचा एन है। जैसे मान लो ना, कल्पना करो ये हमारे पास वो चावल है, ठीक है, क्या चावल है, 1 केजी पका हुआ चावल है, भात, अब समझा, हाँ चावल है वो 1 केजी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा हूं, हर सेकंड मान लो हम 10 ग्राम खा रहे हैं, क्या हर सेकंड 10 ग्राम खा रहे हैं, माने क्या हो गया 10 ग्राम पर सेकंड हम खा रहे हैं, माने 10 ग्राम पर सेकंड क्या है, dn बटा dt, जो हम खा रहे हैं माने बर्बाद हो रहा है, dn बटा dt क्या है, 10 ग्राम हम चावल खाते हैं 1 सेकंड में 10 ग्राम, 1 सेकंड में 10 ग्राम बर्बाद हो रहा है। वो थाली में चावल क्या हो रहा है, 10 ग्राम पर सेकंड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कह रहा है कि 10 ग्राम जो पर सेकंड लॉस हो रहा है वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, जितना थाली में चावल बचेगा, जितना थाली में भात बचेगा किसी इंस्टेंट पे, उसी का प्रोपोर्शनल होता है। बात पकड़े। तो एन क्या है, जितना बचा, मानो 2 सेकंड के बाद मान लो खा रहे कोई पूछा बताओ कि भाई 20 मिनट के बाद क्या होगा, तो बोलेंगे कि dn बटा dt मींस क्या ना, 10 ग्राम पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू, अब 20 मिनट के बाद बच कितना रहा है, मान लो 20 मिनट के बाद बच रहा है वो आधा किलो, तो क्या बोलेंगे कि 10 ग्राम पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, आधा किलो, जो बचेगा सैंपल उसी का प्रोपोर्शनल होता है उस इंस्टेंट पे, है ना। तो क्या होगा, dn बटा dt इज प्रोपोर्शनल टू क्या बचा, n क्या है, नंबर ऑफ एटम रिमेन्स अनडिकेड, उसी को हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे हम निकाल रहे हैं उस इंस्टेंट पे जो बचा एटम वो कौन है, एन है। बोलो क्लियर, बात पकड़े कि नहीं बताओ, इसको क्या बोलोगे बुतरू, बोल ये क्या है, बोल नंबर ऑफ एटम बर्बादी हो रहा है पर सेकंड, वो किसका प्रोपोर्शनल है, जितना उस इंस्टेंट पे जितना बचेगा उसी का प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड। इसका एक नाम और बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। क्या कहता है वो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम लोग कहते हैं, मींस पर सेकंड जो बर्बादी हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। बोलो क्लियर बात पकड़े कि नहीं, बोल बता क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ता हूं, द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड मींस पर सेकंड जो एटम का बर्बादी होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे जितना बचेगा उसी का प्रोपोर्शनल होता है। अब वो आप ही बताओ, हर सेकंड बर्बादी हो रहा है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल, जितना बचा ना उसी का प्रोपोर्शनल होता है। बोलो क्लियर। चलो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, फटाफट से कॉपी करें बच्चा। आइए बच्चा, अभी क्वेश्चन आता है एक नया सवाल कि अभी हमने देखा कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ना, अब जानेंगे सवाल हमारा ये है बच्चा कि डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ एटम ऑफ radioactive substance remains undecayed at any instant। इसको समझिएगा वो, अभी हमने देखा लॉ, अब सवाल का तब
डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स अनडिकेड। अनडिकेड मींस क्या? जिसका बर्बादी नहीं हुआ है, जिसका लॉस नहीं हुआ है, जो बच रहा है उसी को हम कहते हैं अनडिकेड। मींस किसी इंस्टेंट पे कितना सब्सटेंस बचेगा उसका फॉर्मूला हमें लाना है। तो सवाल कर रहा है डिड्यूस एक्सप्रेशन मींस फॉर्मूला को प्राप्त करो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स अनडिकेड, मन जो बचता है ना एट एनी इंस्टेंट। बताओ अल्फा बीटा गामा निकल रहा है 2 सेकंड के बाद कितना बचेगा, 5 मिनट के बाद कितना बचेगा, है ना? तो बर्बाद तो लगातार हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है? हमेशा हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे कितना बचेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? जैसे चावल बताया मैंने अभी एग्जांपल आपको कि चावल खा रहे है, वो खा रहे, कहेगा 10 मिनट के बाद बताओ कितना बचेगा थाली में। तो उसको निकालने का फॉर्मूला मींस किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बचा अल्फा बीटा गामा निकल रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद कितना बचेगा सब्सटेंस, उसका फॉर्मूला लाना है। मींस बबुआ सवाल कहता है कि डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स अनडिकेड एट एनी इंस्टेंट। किसी खास इंस्टेंट पे कितना बचेगा, अल्फा बीटा गामा निकल रहा है, किसी खास इंस्टेंट पे कितना बचेगा, जो बचेगा एटम उसका फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। बोलो क्लियर है? मेरे ख्याल से सवाल आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी भी कहा आपसे हर एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा निकल रहा और कहा जाएगा बताओ कि 5 मिनट के बाद बताओ अब कितना बच रहा है एटम, है ना? तो इसका फॉर्मूला निकालना, जो बचेगा एटम उसका फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो हमने जाना बॉबी नो दैट, हम सब जानते हैं। इससे पहले एक बात, सारी बात लिख लो पहले ना बुआ। एन क्या है मानिए, एन नॉट क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली, क्या? इनिशियली प्रेजेंट इन द सैंपल। मैंने माना बच्चा टोटल एटम शुरू कितना था? एन नॉट। जब उस समय स्टार्टिंग में टाइम क्या होगा? 0। मैंने स्टार्टिंग में शुरू मैंने कोई डिके के नहीं हो रहा है, डिके के नहीं हो रहा। मैंने माना कि जब टाइम 0 होगा तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा? एन नॉट। एन नॉट क्या बताओ? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल। मैंने बताया 1 किलो चावल तो वो 1 किलो क्या है? एन नॉट है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स है ना प्रेजेंट इन द सैंपल। इनिशियली जितना सब्सटेंस है, जितना एटम वो कौन है? एन नॉट है। टाइम 0 है, मैंने डीके के अभी तक ना हुआ। मैंने चावल मिला, भरथरिया भात, और खाना शुरू नहीं किया, टाइम 0 है बुआ। तो सब्सटेंस क्या होगा? पूरा एटम क्या कहलाएगा? एन नॉट। 1 किलो चावल कहलाया क्या बच्चा? एन नॉट कहलाएगा जब कोई डीके के ना हुआ है। बोलो क्लियर बात? अच्छा जी, अब क्या होगा बता। एन को क्या मानेंगे? नंबर ऑफ एटम। क्या बच्चा? नंबर ऑफ एटम रिमेन्स अनडिकेड। हे बबुआ मैंने क्या बोला? जिसका डिके नहीं हुआ है उसको हमने क्या माना है? एन माना। एन क्या? जो बचा है टी सेकंड के बाद जो बचा है, डिकेड आफ्टर टाइम टी। मैंने माना बचा कि टी सेकंड के बाद कितना बचा है? एन बचा। एन नॉट क्या है? जब डिके ना हुआ है, टोटल सैंपल मेरा क्या है? एन नॉट है। टोटल सब्सटेंस एन नॉट है। और जब मान डिके होना शुरू हुआ तो टी टाइम के बाद क्या बचा? एन बचा। एन क्या? नंबर ऑफ एटम रिमेन्स अनडिके, और इसका डिके अभी नहीं हुआ, जो बच गया कितना? आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद जो एटम बचा उसको हमने क्या बोला? एन बोला। अभी भी लिखा था ना वो, एन बोला। सही है? अच्छा जी, अब बताओ मुझे एक बात बताइएगा। मैंने अभी एक बात लिखा था माइनस dn बटा dt, इसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड, या इसको ये भी कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मींस पर सेकंड कितना एटम का बर्बादी हो रहा है। अरे मैंने अभी बोला कि dn बाई dt क्या है? कि पर सेकंड जितना एटम का बर्बादी हो रहा है वो क्या है? तुम्हारा dn बटा dt। तो इसको हम दोनों बात लिख सकते हैं। पहली बात क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड। क्या बचा? डिसइंटीग्रेटेड पर सेकंड बोलो, या इसको क्या कह सकते हो बताओ? रेट ऑफ
डिसइंटीग्रेशन भी हम सब कह सकते हैं। जिस रेट से लॉस होता है, बर्बाद होता है एटम का, उसी को बोलते हैं क्या, माइनस dN/dt। और माइनस क्यों दिया, क्योंकि बर्बाद हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए क्या दिया, माइनस। अभी इस पे हम लोग का चर्चा हो रखा था, बोलो क्लियर है बच्चा। चलिए अब बताओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्या हुआ, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। अभी अभी आपने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का लॉ पढ़ा, क्या था, माइनस dN/dt प्रोपोर्शनल टू क्या, n था क्या, बिल्कुल था बाव, माइनस dN/dt प्रोपोर्शनल टू n। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट, तो माइनस dN/dt बराबर लैम्डा n। यहां लैम्डा क्या सुनोगे, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड क्या बच्चा, लैम्डा को हम क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चा, लैम्डा को हम सब क्या कहते हैं, लैम्डा एक कांस्टेंट है और इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, डीके कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, डीके कांस्टेंट। सही है। अब देखना, माइनस n को बुला ले, माइनस dN/n बराबर लैम्डा इंटू dt। बोलो चलेगा। और माइनस को उधर भेज दे बुआ, भेज दिया। अरे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिएंगे, तो ये होगा प्लस और ये हो गया होगा माइनस। बोलो सही है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या बताओ, n निकालना है कि n नॉट। अरे बोलो ना, हमें n नॉट निकालना है कि n निकालना है। यही ना टर्म अनडिके हुआ, जो बचा वही तो कर रिमेंस अनडिके, जो बचा उसका फार्मूला क्या होगा, मतलब हमें क्या निकालना, n की वैल्यू। n क्या, नंबर ऑफ एटम रिमेंस अनडिके, इसका डिके नहीं हुआ, जो बच गया उसका वैल्यू क्या होगा, हमें निकालना n की वैल्यू। लो क्लियर है। चलिए बच्चा, अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन, बोलेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड लगावेंगे इंटीग्रेशन। तो क्या बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dN/n बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्डा dt। बोलो सही है, बिल्कुल सर। हे बच्चा, dN/n याद होगा आप लोग को, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx क्या होता है, log x। अरे 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/n का क्या होगा, log n। क्या होगा बच्चा, 1/n का क्या होगा बच्चा, log n। बोलो होगा क्या। और बच्चा माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो माइनस लैम्डा को निकाल दिया बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, हाँ जी t, और प्लस c, चूंकि क्या है ये आपका इंडिफरेंट है, इसे लगाना पड़ा मुझे कांस्टेंट, कम हुआ c। बोलो क्लियर है। इसको मान लिया इक्वेशन हमने 1। हमें ध्यान रखना कि लाना क्या बच्चा, n की वैल्यू। किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। ठीक है। अब देखो, मुझे बताओगे एट t बराबर 0, माने टाइम 0 होगा, माने कोई डिके के नहीं हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 टाइम पे कोई डिके हुआ होगा क्या, ना ना ना, जब टाइम 0 होगा तो कोई डिके ना हुआ होगा। 0 टाइम पे हम सब n को क्या बोलेंगे, n नॉट। ना बुझा लो, अरे भात थरिया भात मिला और खाना मिलबे क्या, हम खेबे, खाना शुरू नहीं किए, माने खाना शुरू नहीं किए तो हमारा शुरुआत का जो इनिशियल जो खाना है वो जो बचा हुआ खाना के बराबर होगा। अरे खेबे ना किया तो बचेगा वही, जो मिला वही बचेगा। ना समझा, अरे हम खेबे ने किया, मैंने टाइम 0 है, मैंने डिके होबे नहीं किया, तो जो खाना हमको शुरू मिला है वही बचा हुआ है ना। इसलिए जब टाइम 0 होगा तो n को हम सब क्या बोलेंगे, n नॉट, जब डिके ना होगा तब। बोलो क्लियर है, बिल्कुल बच्चा। तो बताओ इसमें वैल्यू पुट करो, क्या होगा। अब बताओ, रिलेशन 1 बिकम, 1 का चेहरा क्या होगा, बोल, लॉग n के स्थान पे क्या रखोगे, n नॉट बराबर माइनस लैम्डा t के स्थान पे क्या रखोगे, 0 प्लस c, यानी c बराबर क्या हो गया, log n नॉट। c का वैल्यू क्या निकला बच्चा, log n नॉट। ये बुझाइलो कि ना, 0 टाइम पर n का वैल्यू क्या होगा, n नॉट। जो डिके होवे ना क्या, तो शुरुआत में खाना बचा हुआ खाना क्या होगा, सेम होगा बा। शुरुआत के टर्म और बचा हुआ के टर्म क्या होगा, सेम होगा। इस तर्ज पे इसमें रखा हुआ, तो log n के स्थान पे n नॉट रख दिया बराबर माइनस लैम्डा t 0 प्लस c। c का वैल्यू क्या होगा, log n नॉट। अब c का वैल्यू को 1 में पुट
आवेंगे तब बोलेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ sin कहां 1 का चेहरा क्या होगा, log n बराबर माइनस लैम्डा टी और प्लस सी के स्थान पे क्या बचा, log n नॉट। बोलो सही है, इसको बुला लो, आजा मोरे राजा, log n माइनस log n नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी। बोलो सही है। हे बच्चा मुझे लग रहा है कि log ए कुछ नहीं है तो बेस क्या होता है, log का बेस क्या, वो याद रखिएगा। अगर नहीं दिए हुए मींस क्या, बेस ई क्या होता है, छुपा हुआ होता है। अब बताओ log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a बटा b, सब जानता है। तो log n माइनस log n नॉट को क्या लिखोगे, log n बटा n नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी। बोलो सही है, बिल्कुल सही सर। अब देखो बेस क्या बच्चा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोग पढ़े हुए, शायद मैं बगल में लिख दे रहा हूं फॉर्मूला को, देखोगे ऐसा हुआ, log x का बेस e बराबर z है। क्या हुआ, log x का बेस e बराबर z है, तो x का वैल्यू क्या होता है, e का पावर z। log x का बेस e बराबर z है बुआ, तो x का बराबर क्या होता है, e का पावर, इसका बेस यहां चला आता है बुआ, log x टू द बेस e बराबर z है, तो x का वैल्यू क्या होगा, e का पावर z हो जाता है। तो यहां पे बोलो क्या होगा, बताओ n बटा n नॉट, बोलोगे n बटा n नॉट का वैल्यू क्या होगा, e के पावर माइनस लैम्डा टी। बोलो होगा कि ना होगा, और n बटा n बराबर क्या होगा, e जो e बेस में चला जाएगा कहां, इधर, तो e का पावर क्या, माइनस लैम्डा टी। और मुझे निकालना क्या बच्चा, n निकालना है, तो n बराबर क्या होगा, n नॉट इंटू e के पावर माइनस लैम्डा टी। ए हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम रिमेन्स अनडिकेट का फॉर्मूला। जो एटम बचेगा उसका फॉर्मूला क्या क्या बताओ, n बराबर n नॉट इंटू e के पावर माइनस लैम्डा टी। क्या, n बराबर n नॉट इंटू e के पावर माइनस लैम्डा टी। बोलो क्लियर थ्रू, इसको फटाफट नोट कर लें, जो एटम अनडिके हुआ उसका फॉर्मूला हो गया। सही है, कॉपी करो फटाफट थ्रू। देखिए बच्चों लोग, अभी हम सब पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड। सवाल क्या बच्चा हमारा, सवाल यूं है कि डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन करना है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट, है ना बुआ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना बुआ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन करो और इसके लिए एक्सप्रेशन भी प्राप्त करना है। समझने पहले होता क्या, सीधा बात है कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इनिशियल मात्रा का आधा होने में जो समय लगता है उसी टाइम को हम क्या कहते हैं बच्चा, हाफ लाइफ पीरियड। सिंपली डिफाइन करना है कि द टाइम टेकन बाय, क्या बच्चा, द टाइम टेकन बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू प्रोड्यूस जस्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। मींस इनिशियल मात्रा से आधा मात्रा होने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मेरे पास 1 किलो चावल था बुआ, 1 किलो चावल खा रहे हैं, अब आधा किलो होने में कितना समय लगेगा, खाते खाते आधा किलो उसको बचने में, आधा किलो होने में जो समय लगेगा उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। मान लो खा रहे है ना, 20 मिनट के बाद आधा किलो बच गया, ठीक है बुआ, तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया उस सब्सटेंस का, आपका 20 मिनट हो गया। सीधा मतलब है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा बीटा गामा निकलता है, हमेशा मास क्या कम रहा, तो आधा मास होने में, आधा मात्रा होने में, आधा एटम होने में जो समय लगता है उसी टाइम को हम क्या कहते हैं बच्चा, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। बोलो क्लियर है, तो कैसे बोलेंगे वो, ऐसे बोलेंगे द टाइम टेकन बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस to reduce just half of its initial
कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्या? हाफ लाइफ पीरियड। मैंने क्या बोला कि द टाइम टेकन बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू प्रोड्यूस जस्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल शुरुआती मात्रा का आधा होने में किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जो समय लगता है उसी टाइम को हम क्या कहते हैं बच्चा? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं ना। इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय कैसा? टी पर लटकल हाफ, हाफ लाइफ पीरियड कैसा हुआ? टी पर लटका हुआ हाफ में टी हाफ लाइफ पीरियड, या कहीं कहीं कैपिटल टी मिलेगा, कहीं कहीं कैपिटल टी का नीचे में हाफ मिलेगा, ऐसे भी होता है। ठीक है, मैं लिखता हूं टी हाफ। क्लियर है? अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे लाएंगे, देखोगे बताओगे बुआ। वी नो दैट, हम सब जानते हैं, अभी अभी लाया था, n बराबर n नॉट इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी। कौन क्या है आपको मालूम होना चाहिए बुआ? n क्या है? नंबर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स अनडिके, जो सब्सटेंस बचा ना, डिके होने के बाद जो बचता है वही होता है n, जिसका डिके नहीं हुआ जो बचा है। और n नॉट क्या है? इनिशियल एटम, जितना एटम शुरुआत में था, जितना सब्सटेंस शुरुआत में था वो कौन है? n नॉट है। शुरुआत का एटम क्या है? n नॉट है। और जिसको डिके होने के बाद जो बचा खुचा जूठा कुठा, अरे बचा खुचा और जूठा कुठा जो बचा वो क्या है? n है। और टोटल एटम क्या है? n नॉट है। बोलो क्लियर है? और a लैम्डा है डिके कांस्टेंट, और t क्या है? टाइम है। ठीक है, अब बताओ फॉर हाफ लाइफ पीरियड के लिए जरा बोलेगा मुझे। हाफ लाइफ पीरियड जब होगा तो n का वैल्यू क्या करा? जो सब्सटेंस बचा वो क्या हुआ? टोटल का आधा। बाबू हमारे हाफ लाइफ पीरियड जब होगा तो जो एटम बचेगा, जो अनडिके होगा, जिसका डिके नहीं हुआ, जो बच गया जूठा कुठा जो बच गया वो कितना होगा बुआ? टोटल एटम का आधा। तो a नॉट है टोटल, उसका कर दिया आधा। हाफ लाइफ पीरियड में आधा ही होगा। और t को क्या बोलोगे? टी हाफ बोलोगे क्या? बिल्कुल सर। टाइम को हम क्या बोलेंगे? टी हाफ बोलेंगे। बोलो क्लियर है इतना बात? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे बाबू आहो करे जब n क्या है? नंबर ऑफ एटम जिसका डिके नहीं हुआ जो बचा। तो हाफ लाइफ पीरियड होने के क्या होना चाहिए? n बराबर क्या? टोटल एटम का आधा, तभी तो हाफ कहलाएगा। और टाइम क्या लगेगा? टी हाफ। सो इस तर्ज पे इसका वैल्यू क्या बोल? n का वैल्यू क्या रखोगे? सो n बराबर n का स्थान पे क्या रखोगे? n नॉट बटा 2 बराबर n नॉट हो गया बच्चों e के पावर माइनस लैम्डा। टी के स्थान पे क्या रखोगे? टी हाफ। बोलो सही है? ए नॉट गया कट, अब क्या बचा? 1/2 बराबर ई के पावर लैम्डा इंटू टी हाफ। बोलो सही है? एक काम कर ले बबुआ, उसको ऊपर नीचे कर लो थोड़ा। 1/2 हो गया, इसको नीचे लाओगे तो नेगेटिव खत्म, ई के पावर लैम्डा इंटू टी हाफ। बोलो सही है? और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा बताओ? 2 बराबर ई के पावर लैम्डा इंटू टी हाफ। बोलो होगा? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बुआ। अब देखो दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग। हमें निकालना क्या? टी हाफ का वैल्यू। आके टी हाफ का वैल्यू क्या होगा बताओ? टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग क्या बच्चा? लॉग बोथ साइड। दोनों साइड क्या लेंगे? लॉग। तो बोलो क्या होगा? लॉग 2 का बेस ई बराबर क्या? लॉग ई का पावर लैम्डा इंटू टी हाफ का बेस ई। बोलो सही है? हे मेरा बच्चा मुझे बताओगे लॉग 2 का बेस ई? देखो पढ़ा होगा कि लॉग x का पावर n जब होता है बच्चा तो फॉर्मूला क्या होता है? n लॉग x। बोलो होता है कि नहीं? लॉग x का पावर n को हम क्या लिखते हैं? n लॉग x। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चा। तो यहां आप देख सकते हो थ्रू लॉग e का पावर लैम्डा इंटू टी हाफ है तो क्या होगा? लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर इंटू क्या होगा? लॉग e का बेस ई। बोलो हुआ क्या? अरे e का पावर को आगे कर दिया और लॉग e का बेस ई हो गया। हुआ क्लियर है? लॉग e का पावर लैम्डा इंटू टी हाफ था, लैम्डा टी हाफ का कर दिया, लॉग e का बेस ई हो गया। अब मुझे बताओगे लॉग 2 का बेस ई लैम्डा इंटू टी हाफ और इसका वैल्यू क्या होगा? 1। यानी मुझे निकालना टी हाफ, तो बोल टी हाफ बराबर क्या होगा?
होगा log 2 का बेस ई बटा लैम्डा। और आपको मालूम बचा कि भाइयों log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.693। log 2 का बेस ई का वैल्यू होता है 0.6931 होता है 0.693 बाई लैम्डा। ये हमारा क्या हो गया हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला। बाबू राजा हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया टी हाफ बराबर 0.693 बाई लैम्डा। यहां पे एक प्रकार से लैम्डा और टी हाफ लाइफ पीरियड और लैम्डा के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है कि टी हाफ बराबर 0.693 बाई लैम्डा। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। आइए बच्चा थोड़ा इसको एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा और गहराई समझते हैं। तो हम लोग का डिफाइन हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जरा बताइएगा वो, ठीक है? थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, सवाल बनाने का तरीका बताने वाला हूं, देखिएगा। हे बच्चा अगर मान लो फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ अगर पहला हाफ लाइफ रहेगा तो टोटल टाइम क्या होगा बोलो? टोटल टाइम को टी बोलेंगे। टी बराबर क्या होगा 1 इंटू टी हाफ का लगेगा। बाबू हम गए, अरे पहला हाफ लाइफ पीरियड होगा तो टाइम क्या लेगा टी बराबर टी हाफ का लगेगा। 1 ना लगा दो भैया, ले रहे दो, टी हाफ बोल दिया। अरे पहला हाफ लाइफ होगा तो टी बराबर टी हाफ का लगेगा। और एटम क्या होगा बोल? एन बराबर क्या होगा एन नॉट बटा 2। बोलो होगा क्या? अरे पहला हाफ लाइफ पीरियड के लिए टाइम बराबर टी हाफ और एटम कितना एन बराबर एन नॉट बटा 2। इसको और बढ़िया से लिख दो, ऐसे लिखें क्या एन नॉट इंटू 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं। हाँ सर, अगर मैं बोलूं फॉर सेकंड हाफ लाइफ पीरियड, क्या फॉर सेकंड हाफ लाइफ के लिए टाइम क्या बोलो? टी बराबर 2 इंटू टी हाफ। दूसरा का बार हाफ हो रहा है बुआ ना, मींस हाफ का हाफ। नहीं समझ रहे हो? माने कि 1 किलो चावल था, आधा किलो खत्म हो गया तो आधा किलो बचा फर्स्ट हाफ लाइफ, और आधा किलो के फिर आधा, माने पाव भर ना धरला। अरे पहला 1 किलो था भाव, 1 किलो का हाफ कितना होगा तुम्हारा आधा किलो, और आधा किलो का भी तो हाफ हो सकता है, कितना पाव भर होगा ना भाव। तो हाफ का हाफ है ना। तो बताओ पहला हाफ लाइफ हुआ तो टाइम क्या कहलाएगा टी हाफ। तो एटम कितना बचेगा एन बराबर टोटल का आधा एन नॉट बटा 2, मींस ए नॉट इंटू 1/2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं बुआ। अब जो बचा हुआ एटम कौन है एन नॉट बटा 2 बचा, अब उसको फिर हाफ लाइफ के लिए जाएगा। तो फॉर सेकंड हाफ लाइफ टाइम क्या होगा टी बराबर 2 इंटू टी हाफ। तो एटम क्या होगा बोल एन बराबर 1/2 ऑफ बचा हुआ एटम। अब बचा हुआ कितना है एन नॉट है कि एन नॉट बाई 2 है? सर एन नॉट बटा 2 है, पहला एक और हाफ हो चुका है। तो अब बचा क्या 1/2 इंटू एन नॉट बटा 2। बोलो होगा क्या? यानी एन का वैल्यू क्या होगा बच्चा? बोलो ना एन नॉट इंटू 1/4 कहलाएगा। यानी कि इसको मोटा मोटा क्या एन बराबर एन नॉट इंटू 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? बाबू राजा ना पकड़ना जी। अरे पहला हाफ के लिए टाइम क्या था टी बराबर टी हाफ, पहले का बराबर हाफ हो ही रहा है बुआ। तो एटम क्या होगा एन बराबर टोटल का आधा, एन टोटल था उसका आधा, मींस एन नॉट इंटू 1/2 का एन कर दिया। अब सेकंड हाफ लाइफ के लिए टाइम क्या होगा टी बराबर 2 इंटू टी हाफ सेकंड हाफ लाइफ के लिए। तो एटम कितना होगा एन नॉट बराबर एन नॉट क्या 1/2 इंटू क्या एन नॉट बटा 2, मान आधा का आधा ना धरे था भाव 1/2 बचा का फिर आधा, तब बचा कितना एन नॉट बटा 2 ना बचा जी अगला बार के लिए। तो क्या हो गया 1/2 1/4 बा ए नॉट इंटू 4 हो गया। इसको लिख सकते क्या एन बराबर एन नॉट इंटू 1/2 का पावर 2। बोलो सही है। अगर मैं वैसे ही बोलो कि फॉर थर्ड हाफ लाइफ, क्या फॉर थर्ड हाफ लाइफ, अब बताओगे थर्ड हाफ लाइफ टी क्या करेगा? टी क्या है टोटल टाइम बराबर 3 इंटू टी हाफ। जरा बताओगे अपने मर्जी से। तो एन का वैल्यू क्या होगा एन बराबर क्या होगा 1/2
2 इंटू क्या ए नॉट बटा 4। अब पहले आधा हुआ, अब ये अगला आधा का आधा, अब एक कर आधा, अब बचा क्या ए नॉट बटा 4 ना बचा, इसका आधा मींस n बराबर 1/2 हाफ ऑफ बचा हुआ का आधा। तो बचा हुआ कितना है, ए नॉट बटा 4 ना है, यानी क्या बन जाएगा n बराबर 1/8 होगा बाबू, मींस ए नॉट इंटू 1/2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। आपको दिख रहा होगा कि n बराबर ए नॉट इंटू 1/2 का पावर 1 है, n बराबर ए नॉट इंटू 1/2 है, n बराबर ए इंटू 1/2 क्या 3 है। अगला क्या होगा, थर्ड नहीं फोर्थ हाफ लाइफ, यहां पे क्या होगा 4 होगा, नहीं हुआ। अगर मान लो n बार हाफ लाइफ हुआ है, बोलेगा 4 n हाफ लाइफ, क्या बचा 4 n हाफ लाइफ। n हाफ लाइफ के लिए टोटल टाइम क्या होगा, t बराबर n इंटू टी हाफ। बोलो होगा क्या, n हाफ लाइफ के लिए टोटल टाइम t बराबर n इंटू टी हाफ। तो एटम क्या होगा बोल, तो इसी के तरफ से बोलो क्या होगा, n बराबर n नॉट इंटू 1/2 का पावर n लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या? ना पकड़ ला, वो सुन ले बच्चा। थर्ड हाफ लाइफ के लिए n बराबर n नॉट इंटू 1/2 का 3 हो गया। अब nवा हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर n नॉट इंटू 1/2 का पावर n हो गया। बोलो क्लियर है। n क्या है बोल, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितना बार हाफ लाइफ हुआ है वो कौन है, n क्या लो, n क्या बोलो यहां से निकाल के यहां पे भर लेंगे। अब बताओ मुझे यहाँ पे t क्या है, बताओ t क्या बताओ, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम, और t हाफ क्या है, हाफ लाइफ। n क्या बचा, n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n क्या बचा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितना बार हाफ लाइफ हुआ वो क्या है, n की वैल्यू, और t हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। याद रखना इस फॉर्मूला को, है ना, बहुत काम आएगा कि टोटल टाइम t बराबर n इंटू टी हाफ, और n बराबर n नॉट इंटू 1/2 का पावर n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और n क्या है, जो सब्सटेंस बचा रिमेन्स अनडिके जो बचा हुआ है n है, और n क्या है, इनिशियल सब्सटेंस, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सब्सटेंस, या इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत का टोटल सब्सटेंस कौन है, n नॉट है, जो बचा हुआ क्या है, n है, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। क्लियर। तो t बराबर क्या हो गया, n इंटू टी हाफ। इस पर जरा हम सवाल दिखाते हुए, एक सवाल दिखाते हैं, इसको फटाफट लिखिए हुआ, फटाफट नोट करिए इसको, ठीक है। आइए बच्चा, अभी हम सब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडन इज 4 डेज। अच्छा जी, रेडन का हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया हुआ, 4 डेज दिया। मींस क्वेश्चन में क्या दिया, टी हाफ बराबर क्या दिया है, 4 डेज, और कहता है देन कैलकुलेट हाउ मच ऑफ 128 ग्राम ऑफ रेडन विल रिमेन्स आफ्टर 24 दिन। कहता है 128 ग्राम का रेडन है वो 24 दिन के बाद कितना बचेगा। सवाल पूछ रहा है कितना बचेगा, मींस कितना अनडिके होगा। सवाल साफ साफ कर रहा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडन इज 4 दिन। रेडन का हाफ लाइफ पीरियड क्या है, 4 डेज। टी हाफ क्या हो गया, 4 डेज। तो कहता है देन कैलकुलेट हाउ मच ऑफ 128 ग्राम रेडन, 128 ग्राम रेडन जो है वो है ना 24 दिन के बाद कितना बचेगा। यानी बताओ ये 24 डेज क्या है, टोटल टाइम बराबर 24 दिन, और रेडन का टोटल आइटम कितना है, एन नॉट बराबर 128 ग्राम। एन नॉट क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल सब्सटेंस, टोटल मास कितना 128 ग्राम। इनिशियल सब्सटेंस 128 ग्राम है, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल सब्सटेंस को, इनिशियल एटम को हम क्या कहते हैं, एन नॉट में शुरुआत में कितना 128 ग्राम है। अब कहता है कि 24 दिन के बाद कितना बचेगा। सवाल यही ना करा, फिर से पढ़ ले। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडन इज 4 दिन, देन कैलकुलेट हाउ मच ऑफ 128 ग्राम ऑफ रेडन विल रिमेन्स आफ्टर 24 दिन। 24 दिन के बाद 128 ग्राम का जो रेडन है वो कितना बचेगा। मिस निकालना क्या है, एन बराबर वाट। हमें क्या निकालना बच्चा, एन बराबर वाट, ये निकालना सही है। अब देख बच्चा, हमें पता है, रिश्ता पता है, एन बराबर क्या होता है, एन नॉट इंटू 1/2 का
एन बचा, एन नॉट पता है बट एन की वैल्यू पता नहीं। एन क्या था? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो बताओ मेरा बच्चा, मैंने फॉर्मूला लिखा था कि T बराबर N इंटू टी, हाफ याद है? N बराबर क्या होगा बताओ? T की वैल्यू क्या 24 है, N नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, T हाफ का वैल्यू आपका 4 दिन है, मींस N बराबर क्या होगा? 6 होगा। N बराबर 6 मींस कितना? 6 बार हाफ लाइफ हुआ है। कितना बार हुआ? 6 बार हुआ। तो हमें निकालना है N की वैल्यू। अब हम जानते हैं N बराबर n नॉट इंटू 1/2 का पावर n होता है क्या? बिल्कुल होता बच्चा। n नॉट का वैल्यू कितना है? 128 ग्राम, सॉरी 128 है बच्चा ना, 128 मिल गया है, 128 है बच्चा, सही है। इंटू 1/2 का पावर n की वैल्यू कितना हुआ? 6 है, यानी n बराबर 128 और 1/2 का पावर 6 मींस क्या हो गया? 64 हो गया। क्या देखो तो हाँ 64 सही है, 64 हो गया बच्चा। अरे 1/2 का पावर 6 मतलब 64, 64 दूना का कितना होगा? 128 है ना, 4 दूना का 8, 6 दूना का 12, सही है। मींस n बराबर कितना? 2 ग्राम, यानी कि 24 दिन के बाद कितना बचेगा? बुआ 2 ग्राम बचेगा। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। इफ इट्स एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अच्छा, माने जो एक्टिविटी हो रहा है मिस अल्फा बीटा गामा जो निकल रहा है वो कितना बच रहा है? 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू, माने इनिशियल वैल्यू का 1/16 बच रहा है। ड्रॉप्स मींस क्या? बचना है ना। एक्टिविटी ड्रॉप्स टू माने बच रहा है, कितना बच रहा है? 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब क्या दिया है बताओ? n बराबर 1/16 इंटू n नॉट, n दिया हुआ। एक्टिविटी ड्रॉप टू, एक्टिविटी ड्रॉप कमते कमते बचा है, कितना बचा है? 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का 1/16 बचा है, कितना में? 30 दिन में। तो 30 क्या है? टोटल टाइम बराबर 30 डेज। ई पकड़ कि ना जी? n क्या है? खराब हुआ नंबर मटेरियल ऑफ इट्स एक्टिविटी ड्रॉप्स टू, बचा कितना है ना? बचा कितना? 1/16 ऑफ इनिशियल, और जो बचता है उसको कहते हैं अनडिके। अनडिके मींस क्या? n। n और क्या हो गया? 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू, सही है। अच्छा बच्चा, तो t है टोटल टाइम 30 दिन में हुआ है, तो हमें निकालना क्या? हाफ लाइफ पीरियड। और हम सब जानते हैं बच्चा कि n बराबर क्या होता है? n नॉट इंटू 1/2 का पावर n। सही लिखा? बिल्कुल बच्चा। अब देखो मुझे n के स्थान पे हम लोग क्या? a0/16 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। n बराबर, n के स्थान पे हम सब a0/16 भी लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा? a0 इंटू 1/2 का पावर n। अब मेरे ख्याल से गया कट, सही है। अब बता बबुआ मेरे हिसाब से क्या होगा? 1/16 बराबर 1/2 का पावर n, और 1/16 को हम सब क्या लिख सकते हैं? 1/2 का पावर 4। देखो तो ठीक लिखे क्या? हाँ, 1/2 का 4 बराबर 1/2 का पावर का n। अब बताओ यहां से n का वैल्यू कितना निकला हुआ? 4। कंपेयर कर लिया, n क्या हो गया? 4 हो गया। तो अब हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। क्या होता है? टोटल टाइम t बराबर n इंटू टी हाफ। टोटल टाइम कितना बचवा? 30 दिन, 30 भर दिया। n का वैल्यू कितना है? 4 गुना टी हाफ हो गया। टी हाफ का वैल्यू कितना होगा? 30/4। बोलो होगा क्या? 30/4 का मतलब कितना हो गया बताओ बुआ? इतना कुछ ही, इतना हाफ लाइफ पीरियड हो गया। हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? 30/40। बोलो क्लियर है? इसको भागा मारोगे तो कितना होगा बताओ? 4 7 28 होगा बुआ, है ना। 2 4 25 27.5 डेज। ये क्या हो गया? इसका हाफ लाइफ पीरियड। इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा? 7.5 डेज। बोलो क्लियर है?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। अल्फा बीटा गामा का सवाल देखते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा निकलता है तो उसका सवाल जरा दो यूं रहा, देखिए कह रहा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए, कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका नाम क्या है बचवा, ए नाम दिया जी, अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज, लगातार बदलाव हो रहा है। सिंपली समझना, पहले कोई एलिमेंट ए होगा, इसमें अल्फा निकला, अल्फा निकला तो नया एलिमेंट क्या बन गया, A1 बन गया। अब इससे से बीटा निकला तो नया एलिमेंट क्या बन गया, A2 बन गया। अब फिर अल्फा निकला तो नया एलिमेंट क्या A3 बन गया, और फिर गामा निकला तो नया एलिमेंट क्या हो गया, A4 बन गया। ये बात समझ रहे हो ना आप लोग कि कोई एलिमेंट ए हुआ तो अल्फा निकल गया, तो बताया था ना कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर अल्फा बीटा कुछ भी निकलता है तो नया एलिमेंट का निर्माण होता है। तो एक अल्फा निकल गया होगा, तो इस ए से अगर एक अल्फा निकला होगा तो चार्ज में 2 कमी और मास में 4 कमी, तो मास में 4 कमी, चार्ज में 2 कमी होकर नया एलिमेंट क्या बन गया होगा, A1 बन गया होगा। अब बीटा निकला तो फिर नया एलिमेंट क्या बन गया होगा, A2 बन गया होगा। फिर अल्फा निकला तो नया एलिमेंट क्या होगा, A3 बन गया, है ना। इस प्रकार से लगातार बदलाव होते जा रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते, अ रेडियो एक्टिव मटेरियल ए अंडरगोज द सीरीज चेंज, लगातार बदलाव हो रहा है। द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 180। अच्छा, इस ए का मास नंबर दिया और एटॉमिक नंबर दिया है। इस ए का मास नंबर 180, लो लिख दे, ऊपर में 180, और एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 72 लिख दे मैंने। अरे टॉप पर ही क्या शो करा, मास नंबर, और ये क्या शो करा, एटॉमिक नंबर। सही है। तो कहता है देन फाइंड द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर फॉर A4। A4 का मास नंबर निकालना और एटॉमिक नंबर दोनों निकालना है। समझदारी से काम लीजिएगा। देखो एटम ए है ना, इस ए से एक अल्फा निकला होगा, तो बताओ अब जो नया एलिमेंट बना होगा उसका मास में क्या, 4 कमी, तो 180 में 4 घटाओगे ना जी, तो यहां पे कितना होगा बताओ, 176। बोलो होगा क्या, मास में 4 कमी होगा और चार्ज में 2 कमी, तो अब इसका चार्ज कितना होगा, 70। ना धरला बाबू, हमारे ए को एलिमेंट है, इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर दे रखा है, इस एक अल्फा निकल गया, जब अल्फा निकल गया तो अल्फा निकलता है तो चार्ज में 2 कमी और मास में 4 कमी, तो नया एलिमेंट का निर्माण होगा। ए से नया एलिमेंट क्या बन गया, A1, जिसका मास नंबर क्या होगा, 176 होगा, और चार्ज कितना होगा, 70। चार्ज में 2 कमी हो गया, मास में 4 कमी हो गया। सही है। अब ए नया एलिमेंट कौन, A1 से अब कौन निकल गया, बीटा। अब बीटा निकला तो याद रखिए मास में कोई कमी नहीं, तो मास कितना होगा इसका, 176 रहेगा बा, लेकिन चार्ज क्या होगा, एक बीटा निकलता है, चार्ज क्या करता है, वो बढ़ा देता है, तो 170 के बजाय क्या होगा आपको, 71 होगा। बोलो होगा ना बच्चा, बिल्कुल। हमें निकालना किसका बच्चा, A4 का निकालना है। अब फिर नया एलिमेंट कौन है, A2। अब इसमें से फिर अल्फा निकला, जब फिर अल्फा निकला तो मास में फिर 4 कमी होगा, तो A3 जो नया एलिमेंट बना उसका मास नंबर का 172 होगा क्या, बिल्कुल। और चार्ज में क्या, 2 कमी, तो कितना होगा वो, 69 हो जाएगा A3 का चार्ज 69 और मास क्या, 172। और गामा निकल रहा है, तो गामा निकलने से ना चार्ज कमता है ना मास कमता है, तो A4 का मास नंबर 172 होगा और चार्ज 69 होगा। बोलो होगा कि ना होगा। अब आंसर में क्या लिखोगे बताओ, मास नंबर किसके लिए हुआ, ऑफ A4 कितना होगा, 172 है ना। चार्ज ऑफ किसका बच्चा, A4 कितना होगा, 69। बोलो क्लियर है। अब देखिए नया सवाल है, द सीक्वेंस ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का लगातार डिके हुआ इस प्रकार से, है ना, जिसका नाम क्या, D है। तो पहले D हुआ होगा, फिर D1 हुआ, अल्फा एगो निकला तो नया एलिमेंट बन गया D1, बीटा निकला तो बन गया D2, और फिर अल्फा निकला बन गया D3, फिर अल्फा निकला बन गया D4। तो कहता है इफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ D2, अच्छा D2 का मास नंबर दिया और एटॉमिक नंबर दिया हुआ कितना, 176 और 71। देखो D2 का मास नंबर 176 और चार्ज 71 दिया हुआ, तो कहता देन फाइंड द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ D एंड D4। D और D4 का एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकालना है। तो देखो सिंपली करना है, यहां थोड़ा पीछे से चलते हैं, ठीक है। D निकालने के लिए पीछे आना पड़ेगा। एक बात बताओ हमको, ये 176 है, जब बीटा निकला तो 176 हो गया और चार्ज 71 हो गया, तो
आपको पता है कि बीटा जब निकलता है तो मास में कोई कमी नहीं, इसका मतलब D1 का मास 176 हुआ होगा है ना। लेकिन याद होगा बीटा निकलता है तो 4 1 क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहां D2 का 4 71 है, इसका मतलब पक्का है कि यहां D1 का 70 हुआ होगा, तबे तो बीटा निकला था 71 हो गया और मास क्या हो गया, मास में कोई बदलाव नहीं होगा, मास तो वही रहेगा। क्लियर है? अच्छा अब देखो, अब D से अल्फा निकला होगा तब मास नंबर 76 और 4 क्या होगा 70। आपको पता है एक अल्फा निकलता है तो मास में 4 कमी और चार्ज में 2 कमी, तो ये अल्फा निकला होगा तो मास 176 है, इसका मतलब पक्का एक 180 मास हुआ होगा और चार्ज कितना होगा 72 हुआ होगा, तबे तो अल्फा निकलेगा तो मास हो जाएगा 176, चार्ज होगा 70, यानी डी का चार्ज नंबर 72 और डी का चार्ज नंबर 72 और मास नंबर 180। सही है। अब हम लोग D4 को याद चलते हैं। अब बताओ 176 अल्फा निकला, चार्ज में मास में 4 कमी तो D3 कितना 172 होगा और चार्ज में कितना होगा 2 कमी तो 69। बोलो होगा क्या? अब फिर से अल्फा निकला तो D4 का मास कितना होगा 168 और चार्ज कितना वो 69। बोलो होगा क्या? अब बताओ मुझे बबुआ कि मास ऑफ किसका D बराबर 180 और चार्ज ऑफ क्या D बराबर क्या 72 है ना बच्चा। अब बताओ मास ऑफ D4 बराबर क्या 168 और चार्ज ऑफ D4 बराबर 67। बोलो क्लियर बात हुआ? ओके मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ आया होगा बुआ, इसको फटाफट आप सब कॉपी कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।